हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ABSTN गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड में। स्टूडेंट्स, वित्तीय लेखांकन की श्रृंखला के रूप में हम आज चर्चा करेंगे लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं, यानी कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लेखांकन के क्षेत्र में अनेक ऐसे नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं। इन सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यानी सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत है जिन्हें हम गैप का नाम या गैप्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला आता है लेखांकन की अवधारणाएं और दूसरा आता है लेखांकन की परंपराएं। वस्तुतः लेखांकन अवधारणाओं में हम उन मूलभूत मान्यताओं अजम्पशंस को सम्मिलित करते हैं जिन पर संपूर्ण लेखांकन विज्ञान आधारित है। यानी कि इन्हीं के आधार पर लेखांकन का जो विज्ञान है वो आधारित है। अवधारणाओं का प्रयोग किए बिना लेखांकन कार्य को संपन्न करना संभव नहीं है। इसके विपरीत लेखांकन परंपराओं से आशय उन परिपाटियों से हैं जो लेखांकन के क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार अपनाई जाती है जैसे प्राय अन्य क्षेत्रों में कुछ सामान्य परंपराओं को अपनाया जाता है। लेखांकन परंपराओं का उपयोग वित्तीय विवरणों को बनाने में इस प्रकार किया जाता है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रकट किया जा सके तथा विभिन्न विवरणों की संगतता से तुलना की जा सके। लेखांकन की विभिन्न अवधारणाओं एवं परंपराओं को इस चार्ट द्वारा समझाया गया है, जिसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा मापन अवधारणा, यानी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए, इसके अंतर्गत हम लेन देन जिनका मौद्रिक माप संभव होता है का ही लेखांकन किया जाता है, इसलिए इसे मुद्रा मापन अवधारणा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पृथक अस्तित्व अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। चूँकि आप लोग 11वीं-12वीं में इनके बारे में काफ़ी डीपली स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही कम शब्दों में और शॉर्ट रूप में आपको समझाएंगे, तो आप लोग इनको देखें। तो हम बात कर रहे थे पृथक अस्तित्व अवधारणा, यानी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हम जानते हैं कि व्यापार का स्वामी जो है उसका पृथक अस्तित्व इसमें माना गया है। इसे अस्तित्व अवधारणा भी कहते हैं। इसी कारण पूंजी व्यापार का दायित्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चालू व्यवसाय अवधारणा, यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अनुसार व्यवसाय जो है वो निरंतर चलता रहेगा, यानी वर्ष पर्यंत निरंतर चलता रहेगा, जिसके कारण इसे हम निरंतरता की अवधारणा, यानी व्यापार एवं उसके कार्यकलाप निरंतर जारी रहते हैं जब तक कि समापन की कार्यवाही न की जाए। इसे निरंतरता की अवधारणा कहते हैं। इसी कारण संपत्तियों को लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। लागत अवधारणा यानी स्थायी संपत्तियों को पुस्तक में क्रय लागत, मूल लागत या ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है और इसी मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। परिवर्तनशील मूल्य स्तर को ध्यान में इसमें नहीं रखा जाता है। यानी लागत अवधारणा जो है उसमें स्थायी संपत्तियों को पुस्तकों में क्रय लागत या मूल लागत या ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जांच साक्ष्य अवधारणा, वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। इसके अंतर्गत पक्षपात से बचने और विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु इस अवधारणा के अनुसार संचालन किया जाता है, जैसे संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाया गया है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम उपार्जन अवधारणा, जिसे हम एक्यूरल बेस्ड या एक्यूरल कंसेप्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, उपार्जन अवधारणा के अंतर्गत लेन देन जिस अवधि से संबंधित होते हैं उसी अवधि के लाभ, हानि, आय, व्यय आदि को प्रभावित करते हैं। इसी कारण अदत्त व्यय, उपार्जित आय आदि का समायोजन किया जाता है। तो इन सब का जो अदत्त व्यय, उपार्जित आय हैं, इनका समायोजन जो है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर किया जाता है। फिर बात करते हैं हम द्विपक्षीय अवधारणा, यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट।
तो ये एक दूसरे पक्ष को प्रभावित करते हैं इसी अवधारणा के कारण, यानी इसलिए ही संपत्ति एवं दायित्व का योग समान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेखा अवधि एवं मिलान अवधारणा अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड और एंड मैचिंग कंसेप्ट। लेखा अवधि संबंधी जो अवधारणा है वो लेखा संबंधी खाते एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं जो सामान्यतः 1 वर्ष होते हैं। तो ये सभी के सभी जो अवधारणाएं थी इनके बारे में हमने जाना और हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो लेखांकन का आधार होती है और इन्हीं के आधार पर हम अकाउंटिंग जो कार्य है वो पूरा कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत दूसरी जो थी कन्वेंशंस यानी परंपराएं। तो देखिए लेखांकन की जो परंपराएं हैं ऐसे व्यवहार जो लंबे समय तक चलाए जाते हैं परंपराओं का रूप लेते हैं। ये आम सहमति पर आधारित होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये क्या होती है देखिए, इसके अनुसार हानियों का आयोजन सर्वप्रथम किया जाता है तथा लाभों का अनुमान नहीं लगाया जाता है। यानी कि हानियों का जो आयोजन है वो तो सबसे पहले किया जाएगा इसमें और लाभों का अनुमान नहीं लगाया जाएगा। जैसे बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना, स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में जो कम है उस पर करना। यह परंपरा जोखिम से सुरक्षा प्रदान भी करती है। सेकंड बात करते हैं प्रकटीकरण की परंपरा जिसे हम कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यवसाय के अंतिम खाते जो हैं उनमें अनेक पक्षकारों, कर्मचारी, विनियोजक, उपभोक्ता, सरकार आदि का हित होता है। अतः सूचनाएं सही एवं उचित रूप से विधि सम्मत तरीके से प्रकट की जानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं महत्वता की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो इसे हम महत्वपूर्ण होने की परंपरा भी कहते हैं। लेखांकन की दृष्टि से लेखा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मध्य व्यवसाय के लिए किस सीमा तक महत्वपूर्ण है। विनियोजकों के निर्णय को प्रभावित करने वाली मद महत्वपूर्ण मानी जाती है इसके अंतर्गत। जैसे कम मूल्य की वस्तुएं, कील, धागा आदि विविध व्ययों में लिखा जाना चाहिए इनको। फिर हम बात करते हैं संगतता की परंपरा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसके अंतर्गत लेखांकन हेतु जिस विधि या आधार का प्रथम बार प्रयोग किया जाता है उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए ताकि विभिन्न अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। जैसे ह्रास के लेखांकन की स्थायी किस्त विधि का प्रयोग करने पर आगामी वर्षों में बिना उचित आधार एवं आवश्यकता के उसे बदलना नहीं चाहिए। तो ये मुख्य रूप से जो लेखांकन की अवधारणाएं और परंपराएं थी, ये जो हमारे लेखांकन का विज्ञान और आधार भी कहलाती है, इन सब के बारे में हमने आज चर्चा की। आशा है आप लोग इन सबको समझ पाए होंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।